व्हाट मेक्स इट डिफ़िकल्ट। हेलो एवरीवन, स्वागत है जी हमारे चैनल में। शुरू करने जा रहे हैं हमारा कोर्स ऑफ बायोलॉजी। तो शुरू करने से पहले बात करेंगे हाउ टू स्टडी बायोलॉजी, के बायोलॉजी को पढ़ना कैसे है। बायोलॉजी एक यूनिक सब्जेक्ट है और काफ़ी स्टूडेंट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो बात करेंगे जी द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय बायोलॉजी स्टूडेंट। ये कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बायोलॉजी काफ़ी स्टूडेंट्स को अच्छी नहीं लगती और जिन स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट भी बायोलॉजी है वो भी ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो बात करते हैं जी प्रॉब्लम्स की। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है हार्ड टू रिमेंबर और मेमोराइज, कि बायोलॉजी में चीज़ों को याद करना पड़ता है, रट्टा लगाना पड़ता है। दूसरी प्रॉब्लम है जी डिफ़िकल्ट एंड कन्फ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी, कि बायोलॉजी में जो टर्मिनोलॉजी हैं, जो टर्म्स हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, कन्फ्यूजिंग होती हैं। और अगली प्रॉब्लम जो है हमारी वो है द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्रॉब्लम ऑफ बायोलॉजी, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल नेम्स, जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं, याद करना, समझना, इवन के प्रोनाउंस करना भी इन्हें टफ होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारी अगली प्रॉब्लम है, नॉट इंटरेस्टिंग टू सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट को बायोलॉजी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। देखिए जी, ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं ये रिलेटेड ही हैं। याद नहीं होता क्योंकि टर्मिनोलॉजी और नोमेनक्लेचर जो है वो डिफ़िकल्ट है, और याद इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ये कह लीजिए इंटरेस्टिंग क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमें ये टर्मिनोलॉजी टफ लगती है, साइंटिफिक नेम टफ लगते हैं और ये हमें याद नहीं होता। ठीक है जी, एक एक प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम जिसे लेके चलते हैं, हार्ड टू रिमेंबर, कि चीज़ें याद नहीं होती। हर एक सब्जेक्ट में ना कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम याद करते हैं और कुछ पोर्शन होता है जिसे हम समझ लेते हैं, जिसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग सेक्शन होता है। इवन के मैथ्स में भी आप पहले जो हमारे टेबल्स होते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं, उनको रटते हो, ठीक है, फिर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनती है। वैसे ही जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी कुछ पोर्शन होता है जो हम याद करते हैं, फिर बाकी चीज़ें हमारी अंडरस्टैंडिंग में चली जाती हैं। अब बायोलॉजी में ऐसा नहीं है कि सारा का सारा रटना ही है, कंपैरेटिवली याद करने की चीज़ें याद ज़्यादा होती हैं, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ हम लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट के ज़रिए चीज़ों को समझ नहीं सकते। देखिए होता क्या है, यस, बायोलॉजी इज़ हार्ड टू रिमेंबर बिकॉज वी आर एडिंग मोर थिंग्स टू रिमेंबरिंग सेक्शन इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेक्शन, कि जो चीज़ें समझी जा सकती हैं, जिनके कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश करे जा सकते हैं, जिनके पीछे कुछ लॉजिक होता है, हम वो लॉजिक देखने की बजाय, कॉन्सेप्ट समझने की बजाय उन्हें हम याद करने की कोशिश करते हैं। हम चीज़ों को समझने की बजाय याद करने पे जोर देते हैं। तो होता क्या है, दो नुकसान होते हैं इसके। देखिए जी, जो हम चीज़ें याद करते हैं वो हम रिटेन नहीं कर पाते, वो भूल जाते हैं। बट जो कॉन्सेप्ट कर लेते हैं हम, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो चीज़ें रिटेन रहती हैं हमेशा के लिए, फिर उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं रहती। फिर एक ये भी पॉइंट है कि जो भी चीज़ें हम याद करते हैं, जो हम रट्टा लगाते हैं, वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्ज़ाम में हमारे काम आता है। पर अगर क्वेश्चन किसी दूसरे तरीके से पूछ लिया गया या घुमा के पूछ लिया गया तो हम फिर वहाँ आंसर नहीं कर पाते। जबकि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, तो हर एक एग्ज़ाम में हम अच्छा कर सकते हैं, हम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमने कॉन्सेप्ट किया है। अब ये एक टिपिकल क्लीशे वाली बात हो जाती है, हर सब्जेक्ट में, पढ़ाई में इन जनरल हम सुनते हैं कि चीज़ों को याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, समझना है, अंडरस्टैंडिंग जो है उस पार्ट पे जोर देना है, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक्स। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या करना है, प्रॉब्लम ये है कि कैसे करना है। तो क्या करेंगे, हाउ टू स्टडी बायोलॉजी। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ लिंक फॉर्मेशन, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। ये पॉइंट आगे हमारे हर एक टॉपिक में काम आएगा। तो रिलेशन बनाने हैं, लिंक्स मेंटेन करने हैं। जैसे हमारा पहला पॉइंट है डायग्राम। तो
थ्योरी को डायग्राम से रिलेट करके चलना है, कनेक्ट करके चलना है। डायग्राम डेफिनेटली नॉट ए प्रॉब्लम बट सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम। डायग्राम हमें हिंट्स प्रोवाइड करती है थ्योरी के लिए, और कई बार तो हमें सारी की सारी थ्योरी भी प्रोवाइड करती है। प्लांट फैमिली के एग्जांपल लेके चलते हैं जी। वहाँ हमने जनरली 3 काम करने होते हैं: फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम एंड टैक्सोनॉमिकल डिस्क्रिप्शन। फ्लोरल डिस्क्रिप्शन कहने को ये 3 काम है अगर हम इसे याद करते हैं, पर अगर हम इसे अंडरस्टैंडिंग सेक्शन में लेके जाएं तो हमें क्या करना होता है, अगर हमें फ्लावर के स्ट्रक्चर की समझ है तो हमें उसे 3 बार रिप्रेजेंट करना है अलग अलग तरीके से। काम एक ही है, आप फ्लोरल फार्मूला बनाइए, उससे डायग्राम बन जाएगी, या फिर फ्लोरल डायग्राम बनाइए, उससे फ्लोरल फार्मूला आपका बन जाएगा। तो जब ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप थ्योरी अपनी आराम से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हो, ये टॉपिक कवर कर रहे हो, तो आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम की प्रैक्टिस करिए, लेबलिंग करिए ढंग से, अच्छे से लेबलिंग की प्रैक्टिस करिए, तो आप थ्योरी को जस्ट पढ़ने से ही आपको थ्योरी याद हो जाएगी। अगर आपकी डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से हो गई है, लेबलिंग आपको याद है, तो आप थ्योरी खुद से लिख सकते हो। तो ऐसे हमारे कई सारे टॉपिक हैं जिनमें हमें डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, लेबलिंग की प्रैक्टिस करनी है। एक तो हमें क्या होता है कि अगर हमने डायग्राम की प्रैक्टिस करी हुई है तो जब पहली बार डायग्राम बनाते हैं तो हो सकता है 10 मिनट लग जाए। 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो वही डायग्राम हम फिर 2-3 मिनट में बना लेंगे। एग्ज़ाम में हमारा टाइम बचेगा और हमें थ्योरी लिखने में जो हमारी डायग्राम है उससे हमें हेल्प भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो डायग्राम है, डायग्राम की प्रैक्टिस है, वो हमें थ्योरी को रिटेन करने में, याद करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती है। तो जैसे बात कर रहे थे लिंक फॉर्मेशन की, तो लिंक फॉर्मेशन की बेस्ट जो एग्जांपल है वो है चीज़ों को लिंक करना, रिलेट करना रियल लाइफ से। देखिए जी, जो प्रैक्टिकल है वो थ्योरी का इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, तभी हमारे स्कूल में जो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल हैं वो हैंड टू हैंड साथ में इकट्ठे चलते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि स्कूल की लैब में ही करना है हमें, क्योंकि अच्छी बात यह है कि जितनी भी एनसीईआरटी की एग्जांपल है वो हमें सराउंडिंग से मिल जाती हैं। वी कैन रीच आउट आवर बुक्स और बाहर जाके ये अपनी सराउंडिंग से चीज़ें ढूंढ के हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो आइए अपने बुक से, अपने कंप्यूटर से थोड़ा बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि हमें आसपास कुछ मिलता है। एनसीईआरटी की एग्जांपल लेके ही चलेंगे। तो ये है जी हमारा पेज नंबर 78 पे हमारे फ्लोरल डायग्राम ऑफ मस्टर्ड प्लांट, ठीक है जी। और यहाँ ही हमारे नेक्स्ट पेज पे है जो हमारी सोलेनेसी फैमिली का सोलैनम नाइग्रम, पेज नंबर 80 पे सोलैनम नाइग्रम, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं ज़रा सा निकल के कि हमें क्या मिलता है। अगर आप बुक से पढ़ रहे हो, सिर्फ बुक से पढ़ रहे हो, तो वो साइंस है ही नहीं। बुक से बाहर निकल के सराउंडिंग में देखिए, सारा कुछ मिल जाता है। ये मेरे घर के पास ही मैंने देखे थे मस्टर्ड के जो फ्लावर हैं, ठीक है। यहीं आसपास मैंने वो सोलैनम नाइग्रम भी देखा था, इसी एरिया में लगा हुआ, ठीक है जी। तो ये है हमारा ये वाइट कलर का सोलैनम नाइग्रम। तो करना क्या है, कलेक्ट करिए इन्हें और अपने जो प्रैक्टिकल हैं वो शुरू करिए। हम तो अपनी कलेक्शन की डिसेक्शन स्टार्ट करते हैं जी। बाहर की 2 सेपल्स के सिंबल पे रखेंगे, अंदर की 2 सेपल्स, इनको अंदर वाली सेपल्स के सिंबल पे रखेंगे। हमारी 4 पेटल्स हैं, चारों पेटल्स को पेटल्स वाले सिंबल पे रखेंगे, ठीक है जी। फिर एंथर्स की बारी आती है। 2 एंथर बाहर हैं, बाहर वाले दोनों एंथर, इनको बाहर वाले एंथर के सिंबल पे रखेंगे। अंदर वाले 4 एंथर, उनको वहाँ रखेंगे। और फाइनली गार्निशियम को सेंटर पे रखेंगे। ये होता है जी, रियलिटी को हम डायग्राम से रिलेट करेंगे, डायग्राम को थ्योरी से रिलेट करते हैं। अब चलते हैं जी थ्योरी की तरफ। अभी हमने जो करा है डिसेक्शन, उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो बात करी थी लिंक फॉर्मेशन की, चीज़ों को रिलेट करने की। फ्लोरल डायग्राम हमारे सामने है, फ्लावर हमारे सामने है, फॉर्मूला सामने है। अब इनको करते हैं रिलेट। एरो से हम चीज़ों का रिलेशन देख सकते हैं। अब एक एक चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं हमारा कैलेक्स, जो हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हैं हमारी सेपल्स। तो इस डायग्राम में हमें सेपल्स क्लियरली दिख रही हैं ग्रीन कलर की। 2 इसमें विजिबल हैं, 2 पेटल्स के पीछे छुपी हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी कोरोला यानी कि पेटल्स की तरफ। इसमें हमें येलो कलर की पेटल्स क्लियरली दिख रही हैं 4। ये हो गया हमारा C4। और उसके बाद है जी एंड्रोशियन। तो 2 एंथर हमें बाहर दिख रहे हैं
और 4 एंथर अंदर, तो ये हमारा हो गया A2 + 4। तो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे जाके फैमिलीज करते टाइम डिटेल में करेंगे। तो कहने का भाव है ये 78 पेज वाला मस्टर्ड प्लांट, आगे फिर जो है 80 पेज वाला हमारा सोलेनम डायग्राम, वो हम NCERT से भले ही भूल जाएं, पर अगर प्रैक्टिकली करा होगा तो ये हम परमानेंटली रिटेन रख पाते हैं। तो NCERT में जो भी एग्जाम्पल दे रखी हैं, मोर देन 90% हमारी सराउंडिंग में मिल जाती हैं, सब कुछ हमारे आसपास होता है। ये हमारा अगेव अमेरिकाना है, ये आगे 4 o'clock प्लांट है, जेनेटिक्स में इसकी एग्जांपल दी जाती है। और हमारे जो ज़ीरोफाइट्स हैं, इसमें ओपनशिया की एग्जांपल यूज़ होती है काफ़ी, फाइलोक्लेड, क्लेडोड, एंड ये हमारा है चाइना रोज़। तो ये सारी एग्जांपल हमारी सराउंडिंग में होती है, उनको वहाँ से ज़रूर पढ़िए। यूफोर्बिया मिली, और आगे जाके हम देखेंगे ये बोगनविला है, ये सोंकस एस्पर है, ये कस्क्यूटा प्लांट है। तो ये हमारा काफ़ी अच्छा, जो इनको प्रैक्टिकली देखना होता है उससे हम रिलेट कर पाते हैं। तो चलिए एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक थी डायन, या एक थी मेडूसा कह लेते हैं, एक थी मेडूसा है। एक मेडूसा थी, बहुत सुंदर थी। जो भी उसकी आंखों में देखता था तो देखते ही रह जाता था, पत्थर बन जाता था, मतलब लिटरली पत्थर बन जाता था। और उसकी जुल्फों के नाग, मतलब लिटरली नाग, यानी कि उसके बालों की जगह स्नेक्स होते थे। तो ये एक मॉन्स्ट्रस पर्सनैलिटी थी। तो अब ये था कि लोगों को पत्थर बना देती थी। तो एक ये भाई साहब ने दुखी होके इनकी गर्दन काट दी। तो जब इनकी गर्दन काटी तो इनकी कटी हुई गर्दन में भी ये इफेक्टिव थी कि इनको देखने वाला अब भी पत्थर बन जाता था। तो अब एक इमेजिन करिए कि एक सर है जिस पे बहुत सारे टेंटेकल जैसे स्नेक्स हैं। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा रिलेट करके देखते हैं कि ऐसा ही हमें कुछ और भी दिखता है। ठीक है जी, तो ये है हमारी जैसे जेलीफिश। अगर देखा जाए तो सिमिलैरिटी है काफ़ी, एक सर से टेंटेकल से निकल रहे हैं। तो सीलेंट्रेट में जो फ्री लिविंग सेक्सुअल फॉर्म्स होती हैं जैसे जेलीफिश, तो उनको हम इस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से रिलेट करके मेडूसा टर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे होता है जी, आप लिंक फॉर्मेशन की बात थी, चीज़ों को रिलेट करने की। आप माइथोलॉजी से रिलेट करिए, आप उसे प्रैक्टिकल करके रिलेट करके याद रखिए, आप उसे डायग्राम के थ्रू याद रखिए। तो हम ऐसे इन चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं। अगर कहीं कुछ ना भी लिंक बने तो हमारे पास कुछ ज़बरदस्ती के फंडे भी होते हैं, वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। उनमें से एक चीज़ है जी हमारे निमोनिक्स। बुक में ये एक टिपिकल निमोनिक्स का काफ़ी अक्सर यूज़ देखा है कि पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। ये हमें टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज को याद रखने में हेल्प करता है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। ज़रूरी नहीं बुक वाले सारे फॉलो करने, आप खुद भी बना सकते हो, काफ़ी चीज़ें में हेल्प कर देते हैं। मैंने भी 1-2 ट्राई करे हैं। ग्लाइकोलिसिस का एक बनाया था निमोनिक्स। ये जो निमोनिक्स है इससे हमें एंजाइम याद आ जाते हैं। तो वही लिंक फॉर्मेशन की बात है। जैसे अगर आप देखिए स्टेप 1, 3, 7 और 10 में काइनेज वर्ड का मेंशन है, उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो वहाँ हमें पता चलता है ATP का आदान प्रदान होता है। तो ये सारे जो लिंक होते हैं, हिंट होते हैं, ये हमें काफ़ी ज़्यादा थ्योरी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये भी एक हमारे पास ट्रिक है चीज़ों को याद रखने के लिए। तो बढ़ते हैं जी अगले स्टेप की तरफ, जो कि है कि बायोलॉजी को फिर हमें पढ़ना कैसे है। तो आंसर है कि डेफिनेटली नॉट लाइक ए मैगजीन। बायोलॉजी या किसी भी साइंस को अगर आप एक मैगजीन की तरह पढ़ रहे हो तो वो एक गलत तरीका है। जो सही तरीका है साइंस पढ़ने का, बायो पढ़ने का, कि आप बेड से उठिए, अपने कुर्सी टेबल पे बैठिए, टेक योर नोटबुक, योर पेन, और टेक्स्ट बुक से अपने नोट्स बनाने शुरू करिए। जैसे प्रॉपर्टी वही आपकी है जिसके डॉक्यूमेंट आपके पास है, और सिलेबस आपका वही कवर है जो रिटर्न में आपके पास है। तो जो नोट्स बनाने हैं वो आपने खुद बनाने हैं, किसी भी और से बोरो नहीं करने। रीज़न क्या है? एज्यूम करिए कि आप लद्दाख जा रहे हो घूमने, तो इट इज़ नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन दैट यू एंजॉय, इट इज़ द जर्नी टू लद्दाख विच इज़ एंजॉयड बाय यू। उसी तरीके से it is not the pile of notes that you are benefited from, but you are benefited from the process of making notes. तो ये नोट्स का ढेर आपके काम का नहीं है जो आपने इधर उधर से लिया हुआ। जो आपकी नोट्स बनाने की प्रोसेस है, जो आपने खुद लिखे हुए हैं, वो प्रोसेस आपको हेल्प करती है सिलेबस को कवर करने में, सिलेबस को याद रखने के लिए। आपकी टेक्स्ट बुक है,
आपके स्कूल की किताबें हैं, आपकी कोचिंग की किताबें हैं, आप और कहीं से नोट्स बोरो कर रहे हो, और आपका ये बर्डन डे बाय डे बढ़ता जाता है। ठीक है जी, और ये आपका कवर्ड सिलेबस नहीं होता। करना क्या है, ये सारा कुछ हटा दीजिए और खुद अपनी नोटबुक लेके बैठिए और अपने नोट्स बनाइए। नोट्स किस फॉर्म में बनाने हैं कि एनसीईआरटी में जो आपका टॉपिक दिया होता है वो एक पैरा की फॉर्म में होता है। ठीक है जी, तो आप उसे नोट डाउन करिए, एक प्रिसाइज फॉर्म में अपने नोट्स बनाइए। अगर तो वो एक प्रोसेस है तो उसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखिए। अगर किसी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक बताए हुए हैं तो उसको पॉइंट वाइज लिखिए। एज्यूम करिए कि आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टर्स लिख रहे हो, तो पैरा एक पूरा हमें याद नहीं रहता है सच फॉर्म में। इम्पॉर्टेंट जो भी कैरेक्टर हैं उनको लिखिए, हो सकता है 10 पॉइंट बने, तो आपको अगली बार भी जब खुद को आप चेक कर रहे हो तो क्या 10 के 10 पॉइंट याद हैं। तो इस तरीके से आपके एक अच्छे से नोट्स बन जाते हैं जो आपको आगे जाके भी हेल्प करते हैं। अब करना क्या है जी, नोट्स बनाने हैं अपनी नोटबुक से, एनसीईआरटी से। तो सबसे पहले जब हम नोट्स बनाते हैं तो एक प्रिसाइज फॉर्म में नोट्स बनाने के लिए पहले बुक को पढ़ते हैं, तो हमारी एक रीडिंग हो जाती है। एक रीडिंग में हमारा सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा सिलेबस कवर हो जाता है। फिर जब हम लिखना शुरू करते हैं नोट्स को, तो हमारे दिमाग को टाइम मिलता है उस टॉपिक को एब्जॉर्व करने का। रीडिंग फास्ट हो जाती है तो दिमाग को कई बार टाइम नहीं मिल पाता, तो राइटिंग में हमें टाइम मिल जाता है। फिर क्या होता है, ऐसे ही एक प्रिसाइज फॉर्म में हमारे जो है नोट्स तैयार हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस में कुछ ना कुछ पार्ट जो होता है हमें जो उस टॉपिक को समझने में हेल्प होती है, कॉम्प्रीहेंशन जो होता है वो हो जाता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जो हमारी बुक में कोई भी एक टॉपिक है, मान लीजिए वो 1000 वर्ड का है, जब हम नोट्स बनाएंगे तो 1000 वर्ड का टॉपिक 100 वर्ड का, 200 वर्ड का रह जाता है। ठीक है, इसका हमें क्या फ़ायदा होता है कि जब एग्ज़ाम हमारे पास होते हैं तो 1-2 दिन पहले पूरी की पूरी एनसीईआरटी रिवाइज नहीं हो पाती। ठीक है जी, कुछ घंटे होते हैं आपके, तो उन घंटों में आप अपने नोट्स जरूर रिवाइज कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। जो अगला पॉइंट है वो भी बड़ा ज़रूरी है कि बीच बीच में एक ब्रेक लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 1 घंटा पढ़ते हो, आप 1.5 घंटा पढ़ते हो, तो कुछ टाइम के बाद जैसे हमारी बॉडी भी थक जाती है ना, तो ब्रेन भी थक जाता है। भले ही आप पढ़ते जाओ पर ब्रेन उस सिलेबस को एब्जॉर्व करना बंद कर जाता है। तो एक ब्रेक लीजिए, आराम से कहीं बैठिए, लेट जाइए और ट्राई करिए कि जो याद करा है उसकी माइंड में रिहर्सल करें। ठीक है जी, क्या जो आपने टॉपिक करे थे, कुछ भी जो आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करिए। जैसे ग्लाइकोलिसिस में एंजाइम कौन से थे, सेल थ्योरी के पोस्टुलेट क्या थे, मेंडल ने जो पी प्लांट है वही चूज़ क्यों करा था, कुछ भी जो आपने रिसेंटली पढ़ा है, जो आपने पिछले हफ्ते पढ़ा था, तो इन चीज़ों को माइंड में रिसाइट करिए क्या हमने पढ़ा था। एक तो आप रिलैक्स हो जाते हो और दूसरा खुद की एनालिसिस हो जाती है और ये हमारी माइंड में उन चीज़ों पे एक ग्रिप बना लेता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। बाकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो या कोई भी टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कोई वीडियो बनाई जाए, प्लीज़ रीच अस एट ademosentia@gmail.com। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नोमेनक्लेचर एंड टर्मिनोलॉजी, उसको कैसे इजी तरीके से करा जाएगा, और उसके बाद हम करेंगे हाउ टू स्टडी बायोलॉजी इन इंटरेस्टिंग वे। बाकी हम सारा सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका भी रेगुलर एक शेड्यूल बन जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप दिस वॉज हेल्पफुल।